एनआईडी इज मोर बेस्ड ऑन कि तुम्हारी जनरल अवेयरनेस कैसी है। अदर देन दैट आपको एनआईडी में बहुत ज्यादा ऐसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनआईडी के क्वेश्चंस भी काफी कम रहते हैं, दे यूज्ड टू आस्क अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस। उसके लिए वो उनका कोई ऐसे नहीं रहता कि आपको पार्ट ए क्वालिफाई करना है तो ही आपका पार्ट बी चेक होगा, वो एक ही साथ एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है भाई। अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए एक जस्ट अ क्वालिफिकेशन राउंड। पार्ट ए के इतने ज्यादा मार्क्स भी नहीं है, उसको आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आपको पार्ट ए में मार्क्स नहीं चाहिए, बट कंपेयर टू पार्ट बी आपको कम चाहिए। अगर पार्ट ए क्वालिफाई ही नहीं होगा ना, तो फिर तुम्हारी जो मेहनत है ना पार्ट बी के, वो मतलब वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो पार्ट ए पे हमें ध्यान देना है अच्छे से। पार्ट ए में टेस्ट योर एबिलिटी टू थिंक, ऑब्जर्व, रीजन एंड एनालाइज। आपके आसपास जो भी है कुछ ना कुछ फंक्शनिंग हो रही है। आप अपने डोर को पकड़ रहे हो, उसको घुमा रहे हो, दो डोर हैंडल है, उसमें भी कुछ फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है ना। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते टाइम आपका टायर घूम रहा है, ठीक है। आप कितने रिवॉल्यूशन कर रहे हो अपने पैर के साथ साथ जिससे आपका टायर घूम रहा है, वो एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है, दिस इज माई टाइप स्टैंड। तो इसमें ना जहां जहां पर जॉइंट्स है वहां पर फंक्शनिंग हो रही है, इट इज फंक्शनिंग। तो ये फंक्शनिंग, इस चीज को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। आपकी जो कॉमन सेंस जो डेवलप होगी ना इन क्वेश्चंस के लिए, वो सबसे पहले उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने आसपास जो बेसिक चीजें हो रही हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो उसी से रिलेटेड मोस्टली घूम रहे होते हैं। विजुअल में, प्रोडक्ट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई हैंडपंप जो है ना, उस वो हैंडपंप आपको 4 हैंडपंप दे दिए जाएंगे। तो आपको जैसे 4 हैंडपंप दे दिए और 4 हैंडपंप को आपको चलाना है। बस उनके उसकी जो बेसिक शेप है हैंडपंप की, उसको चेंज कर देंगे वो लोग। वो क्या करेंगे, ये हैंडपंप का जो हैंडल ऊपर रहता है उसको नीचे की तरफ से लगा देंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसके हैंडल को छोटा कर देंगे, या उसके हैंडल को बहुत बड़ा कर देंगे। फिर आपसे पूछेंगे है कौन सा हैंडपंप है जो बेस्ट वर्क करेगा। अगर एमसीक्यू में आता है, एमएसक्यू में आता है, तो हो सकता है कि 2 हैंडपंप वर्क कर रहे हो। आपको बस अपना एकदम कॉमन सेंस ऐसे आग बंद करके इमेजिन करना है कि अगर मैं हैंडपंप को ऊपर से पकड़ के नीचे प्रेशर लगाता हूँ तो वो पानी मेरा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये मेरा डन है। उसके बाद फिर ओके, अगर मैं इसको मिडिल में भी लगा देता हूँ तो भी उस हैंडपंप का जो हैंडल है वो छोटा है, तो उसको मैं अगर दबाऊंगा तो भी मेरा पानी ऊपर आएगा। तो वो बेसिक सेंस है कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक बार के लिए कि इफ यू आर यूजिंग दैट हैंडपंप तो किस तरीके से वो फंक्शन करेगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर होगा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। कहीं कहीं पर हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कैसे लॉजिकली सोचना पड़ेगा? आपने देखा होगा, देर इज अ वुडन चेयर, ओके, एंड देन देर आर प्लास्टिक चेयर्स। अब आप देखते हो प्लास्टिक चेयर, आपने कहीं फंक्शन में जाके या फिर कहीं पर भी देखा होगा, तो प्लास्टिक चेयर्स जो होते हैं ना वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक होती है ना। तो उन प्लास्टिक चेयर्स को बनाया ही ऐसे गया है कि वो एक के ऊपर एक स्टैक हो पाए। बट उसके अलावा जो दूसरी चेयर्स हैं, वो चेयर्स जैसे मेरी चेयर है जिसपे मैं बैठा हूँ, थिंग्स लाइक दिस चेयर, दिस इज दैट चेयर जो स्टैक के लिए बनी नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम स्टैक करने जाएंगे ना, अगर इस चेयर के ऊपर में मतलब ऐसी ही सेम चेयर है और इस चेयर को मैं उसी चेयर के ऊपर रखूं, तो वो क्या लगता है, वो स्टैक होगी चेयर? इसका स्ट्रक्चर स्टैक होने वाला बनाया ही नहीं है ना। तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया ही नहीं गया है उसको स्टैक करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्ट करेंगे कि अच्छा ये वाले चेयर तो इसको तो हम स्टैक नहीं कर सकते, ये चेयर यूज नहीं होगी। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि हाँ इस चेयर को हम स्टैक कर सकते हैं। दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ थिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग आपको समझ में आ गई कि किस टाइप की लॉजिकल रीजनिंग हमें चाहिए होती है। अभी जब बच्चे जो है वो सिलेबस समझते हैं, जब जो सीट का या फिर कहीं पर लिखा होता है कि सीट के लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक्स होती है ना उस पर स्विच कर जाते हैं। आर एस अग्रवाल हो गई या एस चांद टाइप हो गई। तो वो उस टाइप की लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो हमें चाहिए नहीं एक्चुअली। हमें चाहिए एक बेसिक लॉजिकल रीजनिंग कि हम अपने मतलब अपने दिमाग से वो इमेजिन करके वो लॉजिक अप्लाई कर सकें।
हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगाना है कि राम एंड श्याम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, टेल मी हाउ मेनी टाइम्स दे आर गोना मीट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पर। तो वो उस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग जहां पर आपको कुछ सॉल्व करना पड़े, उसके लिए इतना ज्यादा टाइम भी सीड नहीं देता है, तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ कम्स इज जीके एंड डिजाइन अवेयरनेस। ठीक, डिजाइन अवेयरनेस एंड जीके में आ जाता है आपका बेसिक जीके ऑफ आर्ट, बेसिक अवेयरनेस ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन के अगर कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है तो किसी ने कोई अच्छा सा फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे हमारी एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई, तो उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। आई गेस हर्ष तेरे से शायद एनआईडी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में था, वो राजस्थान के आबू, माउंट आबू के, इसके बारे में था। इससे रिलेटेड वो लोग पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अरे खरीद लेनी है जीके की कि सारा जीके ही पढ़ लेना है, उस वो इररिलेवेंट जीके है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आर्ट से रिलेटेड, कि हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऐसे ऐसे ये रही है, ये हमारे मेन मेन पेंटर्स रहे हैं, एंड ये हमारे मेन मेन डिजाइनर्स रहे हैं। सिर्फ उतनी की ही जरूरत है, ठीक है, उससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर हमें यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, हमें सीट क्रैक करना है। तो सीड एंड एनआईडी में वो लोग, उनको भी पता होता है कि बच्चे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर वो पूरा जीके में घुस जाएंगे तो डिजाइन की प्रिपरेशन कब करेंगे, तो वो इतना ज्यादा वहां पर प्रेशर नहीं डालते हैं। तो हमें जीके एंड डिजाइन अवेयरनेस चाहिए, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। एनालिटिकल एबिलिटी इज कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एमएसक्यू एंड एमसीक्यू में ना थोड़े ग्राफ्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जहां पर लोग ना थोड़े उनको समझ में नहीं आता कि इनको हम कैसे सॉल्व करें, बट एक्चुअली में वो ग्राफ्स बहुत बहुत ईजी होते हैं। इसमें आपको बस वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं इस ग्राफ को मैं चेंज कैसे करूँ उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग उस डेटा को कैसे बनाऊं और फिर मैं उसका आंसर दे सकूं। नॉर्मली बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं और वो ग्राफ के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको लगाना ही है। बट एक बार सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर 44 तक जो क्वेश्चन हैं, या फिर 1 से लेकर 15 तक एनआईडी के जो क्वेश्चन हैं, उन्हें देखना जरूर है कि हाँ ये क्वेश्चन। एंड एक्चुअली होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने के लिए बने ही नहीं होते हैं, वो जानबूझ के डाला जाता है कि स्टूडेंट्स उसको अपने ईगो पर लें कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था, इस टाइप का ही क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया हुआ था, अब तो मैं इसको करके ही रहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो वो डेलिबरेटली डाला हुआ होता है क्वेश्चन, बस उसमें हल्का सा ट्वीक कर देते हैं वो लोग, उसको कोशिश करो कि यार ये सॉल्व हो जाए। सब कुछ पूरा अपना पूरा वहां पर लगा दिया आपने, 4-5 मिनट लगा दिए, और वो 4-5 मिनट जो है ना सीट के एग्जाम में, एनआईडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा सिर्फ 1 से 2 मिनट्स ही देने हैं। वो अगर जहां पर आपने 4-5 मिनट्स लगा दिए, वहां पर समझ लेना कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी वहां पर छोड़ दिए। तो सेकेंड चीज, किसी भी क्वेश्चन को अपने दिल पर या अपने ईगो पर नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ पहले तुमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही क्यों ना किया हो, ठीक है, बट यहाँ पर वो सेम क्वेश्चन नहीं है, वो ट्रिक क्वेश्चन है, और वो ट्रिक है तुम्हें फंसाने की। अगर तुम उसको अटेम्प्ट करने चले गए तो वो भी चाहते हैं कि तुम उसको अटेम्प्ट करो। तो वो एक तरीका होता है कि हाँ उसको, इंसान को इतना प्रेशर में डाल दो कि उसके बाद वो सॉल्व करे या क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो उसे हो ही ना। दे आर चेकिंग योर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, कि उस टाइम पे एग्जाम सेंटर पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है, तो वहां पर तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है, उन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, लेट्स गो टू मिथ बस्टिंग। अभी इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है शुरुआत में पार्ट ए जो है वो टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड है, क्योंकि नॉर्मली जो एग्जाम्स अभी तक होते हुए आए हैं उसमें हमेशा ऐसे ही होता था कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता था। और अगर आप देखोगे सीट कॉन्सेप्ट एग्जाम का जहाँ पर वो लिखा हुआ है, तो उन्होंने ऐसे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग टाइप ऐसे लिखा हुआ है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और वो मैथमेटिक्स सॉल्व करना है जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर गेट के एग्जाम में यूज होता है। बहुत बार बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के बच्चों के साथ सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि उनको लगता है कि पार्टी ऑफ गेट एंड पार्टी ऑफ सीड इज ऑलमोस्ट सेम। तो वो लोग क्या करते हैं
कि गेट का जो पार्ट है ना, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आपको एक मैथमेटिशियन होना या फिर ऐसे बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है उसका यहाँ पर ज्यादा काम कुछ नहीं है। इट इज वेल एंड गुड अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, बट बेसिक मैथमेटिक्स की ही यहाँ पर जरूरत है। सेकंड, इट इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। नहीं, अभी मैंने क्लियर किया, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज मोस्टली एनआईडी के बच्चों को ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू सीट। सीट में 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एमसीक्यू में। एनआईडी में हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू किसी केव से रिलेटेड या किसी नेशनल पार्क से रिलेटेड, जहाँ पे कुछ आर्ट वर्क या कोई आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट कुछ रहा हो तो उससे रिलेटेड एनआईडी में आ जाए। बट इतनी ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर एनआईडी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सीट से हल्के से कम ही होते हैं वहां पर, बिकॉज वहां पर टाइम भी कम है। बिकॉज एनआईडी का कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा आगे वाले प्रेजेंटेशन में आएगा कि एनआईडी का कितना क्या टाइमलाइन रहती है, सीट का क्या रहता है। इट्स लाइक बोर्ड, जेई, गेट, एसएससी एग्जाम, लर्न एंड वॉमिट। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो ना अभी मैं रट लूंगा पार्ट ए को और मैं सॉल्व कर लूंगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर वहां जाके तुम लोग डिसअपॉइंट हो और फिर तुम्हें लगे कि यार मैं तो इतना पढ़ के आया था, मैंने तो ये सारे फॉर्मूलेज, मैं तो ये इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। कोई यूज नहीं है उसका, वो सब रखा रह जाएगा अगर आप उसको रटोगे। वॉमिट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं है, तो उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जितना बेसिक पढ़ाई करनी है उतना बता देंगे, मतलब उसका पूरा कि क्या क्या, बहुत ही बेसिक्स, जैसे जो आपने शायद 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जैसे साइन थीटा, साइन अगर है वो है तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 20 डिग्री क्या होता है, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। बट वो चीज भी हमें लिमिटेड चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हर बार हर ईयर एक ही टाइप का क्वेश्चन आए। हो सकता है उसने 20, जहां तक मेरे को याद है 2023 में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया था, अभी तक 2024 और 2025 में नहीं दिया। तो बेसिक मैथमेटिक्स एक बहुत हल्का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे आपने बस ट्रिग्नोमेट्रिक चलते चलते वो टेबल याद कर ली, दैट्स एनफ। आपने स्क्वायर के, ट्राइंगल के, क्यूब के फॉर्मूला थोड़े बहुत याद कर लिया, दैट इज एनफ। उतनी ही मैथमेटिक्स यहाँ पर जरूरी है, उसके अलावा मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं है। और ऐसा जरूरी भी नहीं होता है कि आपको मैथमेटिक्स लर्न करनी ही करनी है। यू हैव चॉइस कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आप दूसरे क्वेश्चन जिसमें आपके ज्यादा ग्रास्प है उसको अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपके पास 60 मिनट्स ही हैं। इवन 60 मिनट्स भी नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम सेंटर पे आपको उसको 5 मिनट कम करके ही चलना पड़ता है। वहां पर आपको साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, कोई कुछ इन्विजिलेटर कुछ पूछ रहा है उसको बताना है, तो उसमें आपके 5 मिनट्स तो वैसे भी चले जाते हैं। तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट 55 मिनट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट 46 क्वेश्चंस इन 55 मिनट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट एंड 10 सेकेंड्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये होता है कि बच्चे जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, वो सीधा जंप कर देते हैं ऑप्शन पे। जैसे अब क्वेश्चन आया, उसका एक डायग्राम बना हुआ है, उन्होंने डायग्राम देखा, आधा क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पे जंप कर दिया कि इसको तो ऑप्शन से ऐसे लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। तो जहां पर उनको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन, ये तो हम ऑप्शन से ही पता लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, वहां पर वो गलती कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे उन्होंने लास्ट की 2 लाइन में ट्विक कर रखा होता है कुछ ना कुछ। तो यू डू नॉट हैव टू बी मैथमेटिशियन हियर, you do not need to learn so much of general knowledge and general awareness here, and you do not have to learn like you used to learn during your exam times of board and JEE mains and advanced and gate etc. Then it's a test of perception, pattern recognition, logic and awareness, because ये सारी चीजें तब आएंगी जब तुम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करोगे। आप आसपास जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, देख रहे हो कि बाइसाइकिल कैसे वर्क कर रही है, उसकी चेन कैसे घूम रही है, या फिर आप कहीं उसका गियर सिस्टम जो रहता है वो कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि इससे रिलेटेड गाइस, गियर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं सीट के एग्जाम में। नॉट इन एनआईडी, एनआईडी में बहुत ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने जहाँ तक वो देखा है कि हर ऑल्टरनेट ईयर उन्होंने गियर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे हैं। हाँ, anyone can crack it with practice and the right mindset. कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे उसने हिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे उसने पॉलिटिक्स साइंस पढ़ी हो, आर्किटेक्चर से हो, फाइन आर्ट से हो, इंजीनियर हो,
ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स आर लाइक ओपन फॉर ऑल, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग जो है उसके लिए आपको वो ग्रेजुअली डेवलप होती है, वो ऐसे बचपन से या फिर ऐसे सीख के वैसे नहीं आती है। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो वो अपने आप ही वो डेवलप होती चली जाएगी। तो उसके लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से कुछ आता हो। तो एनीवन क्रैक दिस एग्जाम।